हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे है मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एक जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज और इस तरीके से मैनेज करती है कि एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस हो वो गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स के अकॉर्डिंग हो और उसको अचीव करने में जो है वो है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस करती है, मेजर करती है और देखती है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। और अगर नहीं होती है तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करती है और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को और गोल्स के जो है वो बनाया जाता है, ताकि जो हर एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइज गोल्स करने के लिए ही परफॉर्म। क्लियर है आपको? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो और उनके जो गोल्स हो वो भी अचीव हो। क्लियर है? अब फटाफट से इससे क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें से कौन स्टेट जो कि बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिफाइन करती है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय डिस्कस टास्क कंप्लीटेड। यानी कि जो टास्क हुआ है उसके रिगार्डिंग एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, उसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस फोकस सोनली ऑन एम्प्लॉय इवल, ऐसी प्रोसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, वार्ड्स की, या फिर एक सिस्टमैटिक अप्रोच टू असेस, डेवलप, इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टुवर्ड्स। एक ऐसे सिस्टमैटिक अप्रोच जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस कर, डेवलप करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाते हैं, ताकि और ये गोल अचीव हो सके। या फिर वन टाइम इवेंट टू डॉक एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो मेन फोकस इसका यही होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे सके, उनको इंप्रूव। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेज। जो परफॉर्मेंस मैनेज के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो, पहला है टू पनिश द एम्प्लॉयज फॉर पुअर परफॉर्मेंस। अगर कोई एम्प्लॉय पुअर परफॉर्म पनिश करने के लिए, या फिर टू इंश्योर्स कंप्लायंस विद कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, टू अलाइन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन विद और गोल्स। यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस है उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए यूज करते हैं। या फिर टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर डिसिप्लिनरी एक्ट। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जरिए जितने भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस की जो कॉन्टा है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग जो है डेवलप करते हैं, उनको अलाइन करते हैं, ताकि हर एक एम्प्लॉय और उनके गोल्स को अचीव करने में अपनी भूमिका निभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कौन सी ऐसे है जो कि हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, पहला सेटिंग क्लियर मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल, कंडक्टिंग रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज विद, या फिर माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉय एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस, या फिर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड डेवलप अपॉर्चुनिटीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि डे टू डे बेसिस पे वो जो एक्टिविटीज परफॉर्मेंस को मैनेज करना मैनेजमेंट के अंदर है। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं। पहली एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, जो परफॉर्मेंस होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, गोल फिक्स करते हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी होगी। उसके बाद हम रेगुलरली बेसिस पे रिव्यूज कंडक्ट कराते हैं और देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, इन रिव्यू के अंदर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और कोई भी डिफरेंस होता है तो उसको आइडेंटिफाई कर दूर करते हैं। और लास्ट में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसके बेस पर हम एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो फीडबैक को यूज करके अपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सके और
डेवलपमेंट कर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर कोई इफेक्टिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करती है तो कौन कौन से बेनिफिट्स उसको रिसीव। पहला, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। वो इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि कोई पर्सन जो 100% के साथ जॉब को कितना अपनी जॉब में मजा आ रहा है उसके बाद, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी इंक्रीज होती है और मोटिवेशन भी होती है, जिससे अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जो प्रोडक्टिविटी आती है, तो ये भी एक उसके बाद रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एब्सेंटीज्म। तो जो हमारे एम्प्लॉय की जो टर्नओवर है उसको कम होता है, एब्सेंटीज्म कम आता है। क्यों ऐसा होता है? मैं जब एक पर्सन जॉब कर सुबह आकर उसका जॉब पे जाने पे, एक पर्सन जिसका मन ही नहीं है जॉब में, तो उसका सुबह मन ही नहीं करता, जिससे वो छुट्टियां करेगा, बहाने बनाएगा या फिर कंपनी को छोड़ के जाएगा। जब जॉब इंगेजमेंट इंक्रीज है, मोटिवेशन और आप ही काम पे आएगा और भी नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तीनों के तीन इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, और जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, एब्सेंटीज्म है, ये भी जो है वो रिड्यूस है। नेक्स्ट देखो, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज। विच ऑफ द स्टेज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेजेस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की टोटल 4 स्टेजेस है और बार बार इसी स्टेजेस में जो है वो घूमती रहती है। यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कोई एक सिंगल टाइम प्रोसेस नहीं, ये बार बार होती रहती है। पर इस स्टेज में पहली स्टेज होती है प्लान। प्लान के अंदर क्या होता है कि हम गोल सेट करते हैं, हम क्या क्या एक्शंस लेने वाले, प्रायोरिटी सेट करते हैं, और साथ के साथ इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे उसका प्लान। तो बिल्कुल सही है। प्लानिंग के अंदर प्लान हमारा स्टेज होता है, सिंपल प्लानिंग कहते हैं कि हमारा जो गोल्स है, जो परफॉर्मेंस गोल्स है, वो क्या है, हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसकी स्ट्रेटजी। उसके बाद डू। डू के अंदर क्या होता है कि हम प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी हमने प्लान बनाए हैं, ठीक है, और जो भी रिस्क अराइज हुए हैं उसको मैंने है, ताकि हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव। यहाँ पर हमने प्लान को इंप्लीमेंट। उसके बाद करते हैं रिव्यू। रिव्यू के अंदर हम देखते हैं कि जो प्लानिंग हमने जो उसको हमने किया उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, हमें रिजल्ट यहाँ पर इसके अंदर हम फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉयज, ताकि हमारी जो पॉलिसीज है उनका क्या इम्पैक्ट रहा है उसे अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है रिवाइज। पर रिवाइज के अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग प्लान होते हैं उसको ही मेंटेन करके रखते हैं, और किसी भी तरह के चेंज को, इंप्रूवमेंट को हम अडेप्ट करते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं। तो ये गलत, क्योंकि जब हम रिव्यू करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसके बेस पर जो भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, जो भी चेंजेस करने की जरूरत होती है, वो हम यहाँ पर करते हैं, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन असेस इवैल्यूएट मैनेज द जॉब परफॉर्मेंस फॉर देयर। एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए और मैनेज। पहला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एम्प्लॉय इवैल्यूएशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट। अब जो अप्रेजल सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक पार्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि एक पर्सन ने कैसा परफॉर्म किया है उसका पता लगा। अप्रेजल का मतलब है कि एक एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसका हमें पता लगा, और उसके बेस पर है वो। यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर हम सिर्फ असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और मैनेज करते हैं जॉब परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो ऑप्शन डी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम करेक्ट आंसर। इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस होते हैं जिसको हम आगे हम करेंगे। पर होता क्या है इसमें कि एक एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है पहले पता लगाना, उसको असेस की, इवैल्यूएशन करनी है, फिर उसको मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ध्यान देना, उसका परफॉर्म। ठीक है, बात करते हैं परफॉर्मेंस प्रोसेस की, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस से है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है एस्टैब्लिशिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जॉब के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही उसका हम स्टैंडर्ड। तो जैसे ही हम किसी जॉब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हम पहले ही इंटीग्रेट कर देते हैं कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का वो इतना है। जैसे आप अगर किसी बात करें तो 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है, तो ये क्या है हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंटेशन, तो जो आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया है उसको जिस पर्सन ने जॉब परफॉर्म करनी है उसको कम्युनिकेट करना, ताकि उसे पता तो हो कि उसे क्या परफॉर्मेंस। उसके बाद मेजर एक्चुअल। उसके बाद जब पर्सन ने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट कर दिया तो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें मेजर कर कि उसने एक्चुअली में कितना यहाँ पर परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया। इसके लिए हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप पर्सनली देखिए परफॉर्मेंस कैसी रही है, या फिर हम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं, ओरल रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर रिटर्न रिपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद किया जाता है कंपेयर। हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं कि एक्चुअली में हमारी जो एम्प्लॉयज है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, अगर आपने 100 यूनिट्स बोला था तो एक्चुअली मान के अगर मान उसने 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर 10 यूनिट कम। ये कैसे पता लगा? जब आप, ठीक है,
उसके बाद क्या है हमारा डिस्कस द अप्रेजल विद एम्प्लॉय। अब जब आपने एक बार पता लगा गया लिया परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम भी कम, उसके बारे में एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करना है, उसे बताना भाई आप कम काम कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो उस फीडबैक के बेस पर अपने है वो कर सके। तो हमें पीरियडिकल बेसिस पे कंसर्न एम्प्लॉय के साथ जो है डिस्कस करना है। अब चाहे वो आउटकम पॉजिटिव है, वीक स्पोर्ट्स है, डिफिकल्टीज है, वो मैटर नहीं करता, वो आपको एम्प्लॉय के साथ डिस्कस जो है वो करना। उसके बाद इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। अगर कोई वीक स्पॉट है, ठीक है, कोई भी वीक पॉइंट वो आपको मिला है, तो उसको सुधारने के लिए आपको करेक्टिव एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टेप यहाँ पर लेने पड़ेंगे। जैसे आप कोचिंग दे सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, या फिर मेंटरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जरिए आपको जो एम्प्लॉयज है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने की कोशिश जो है वो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसे इंप्रूव करना, ठीक है। पर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टेन अ इन्वेंटरी ऑफ क्वालिटी एंड स्किल ऑफ पीपल आइडेंटिफाई मीट देयर ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है अप्रेजल का, ये होता कि उसे ना पास ऐसे लोग चाहिए जो कि टैलेंटेड हो, जिसके अंदर स्किल्स हो, और उन स्किल्स का यूज करके वो हमारे और उसको परफॉर्म करके हमारी डब है वो कर सके, ठीक है। और साथ के साथ उनकी जो ट्रेनिंग नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनको पूरा भी किया जाए, ताकि उनको उनके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट ले, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि एक अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रख। उसके बाद टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिमिट एंड प्रोवाइड डाटा फॉर परफॉर्मेंस। तो एक पर्सन की परफॉर्मेंस के हिसाब इंक्रीमेंट देने के लिए, साथ के साथ प्रमोशन और ट्रांसफर डाटा देने के लिए भी अप्रेजल सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या होता है इस सिस्टम की हेल्थ से पता लगे पर्सन की परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही है, बुरी रही है, उसके बेस पर इंक्रीमेंट देते हैं, साथ ट्रांसफर और मॉनिटर भी, प्रमोशन भी कर। उसके बाद टू मेंटेन ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल क्या डेवलपमेंट करनी पड़ा, ठीक है। साथ के साथ की जो एस्पिरेशन है उनको फुलफिल कर कोशिश करनी है, जो परफॉर्मेंस है उनको भी स्टैंडर्ड लेवल तक जो है वो लेकर जाना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मर के। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्री फॉर्म एसे मेथड अलाउज फॉर डिटेल्ड फीडबैक बट कैन बी सब्जेक्टिव, व्हाट डज दिस मेथड। ये मेथड क्या है, हमारे परफॉर्म अप्रेजल का मेथड है। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड है उसको हम ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड के अंदर डिवाइड कर सकते। तो पहला जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर एक मेथड होता है फ्री फॉर्म एसे मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है ये क्वेश्चन तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर भी देख लेंगे। तो फ्री फॉर्म एसे के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सुपीरियर होता है, जो एम्प्लॉयज के ऊपर निगरानी रखता है, देख रेख करता है, परफॉर्मेंस देखता है, वो क्या करता है एक ऐसे लिखता है एम्प्लॉय के ऊपर, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इसके वीकनेस के बारे में कि एम्प्लॉय कैसा उसकी, ठीक है। और इसीलिए इसको हम फ्री फॉर्म ऐसे कहते हैं। यानी कि अगर मान के चलो कोई ए सुपीरियर और बी है, बी पर्सन क्या है एम्प्लॉय, ए को लगता है कि जो बी पर्सन वो मशीन ए के ऊपर सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, उसकी जो प्रोडक्शन रहती है वो आधी रहती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी, वो अपने कलीग्स के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करता है। तो इसने क्या किया, एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट और उसके अंदर ये सारी बातें जो है वो लिख दी, फ्री फॉर्म में लिख दी, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, कोई ऐसा कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं फॉलो किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है फ्री से। मीनिंग आपको क्लियर हो गया है, अब आप आंसर भी ऐसे पाओगे। पहले देखो रैंकिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम बेस्ट टू, जो एम्प्लॉयज है उनको बेस्ट टू वर्स्ट रैंक कर देते हैं, या फिर राइटिंग एंड नैरेटिव असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हमने क्या किया है, हमारी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसका एक असेसमेंट की और उसके बारे में एक नैरेटिव एक ऐसे लिखा। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपेयरिंग ईच एम्प्लॉय टू अदर्स यूजुअली और इन ग्रुप्स। तो हमें ईच एम्प्लॉय को जो है कंपेयर करना है दूसरों के साथ, या फिर असाइनिंग ग्रेड्स बेस्ड ऑन प्रीडेट क्राइटेरिया। तो जो ऑप्शन बी है राइटिंग एंड नैरेटिव असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ये हमारा फ्री फॉर्म इज द। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, इन विच मैथ आर एम्प्लॉयज असाइंड ग्रेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस डिटरमाइंड क्रेडिट। ऑप्शन है पोस्ट, ऑप्शन बी ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, या फिर ग्रेडिंग मेथड, या फिर ग्रुप अप्रेजल मेथड। ऑप्शन सी ऑप्शन ग्रेडिंग मेथड इज। ग्रेडिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, यहाँ पर बेंचमार्क्स होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास कुछ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पर हम ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे
अगर हम एग्जांपल लें, जो हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था कि हमें ग्रेड्स में मार्क्स मिलते थे A B C D। इसका एक पहले से क्राइटेरिया होता था कि अगर हमारा 70 से अबव मार्क्स है तो ए, ठीक है, उसके बाद 50 से अबव 60 तक है तो बी, उसके बाद उससे कम है तो सी, उसके बाद अगर है तो फेल। तो एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं ग्रेडिंग मैथ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेस पर पर्सन को ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर ए पर्सन हमने 100 यूनिट्स का स्टैंडर्ड फिक्स किया था और हमने ये भी बोला था 90 यूनिट्स होंगी तो ए ग्रेड, 80 यूनिट्स होंगे तो बी ग्रेड, 70 यूनिट्स होंगे सी ग्रेड। तो हम अब क्या करेंगे, इसको ग्रेड देंगे ए को, अगर इसने 70 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे तो हम इसको सी ग्रेड यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फोर्स चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रिड्यूसेस रेटर बाइस बट मे मिस न्यूसेंस परफॉर्मेंस, व्हाट डज दिस मेथड प्रेजेंट द। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, पहले ये यहाँ पर आपको बता दूं। फोर्स चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर, डिस्क्रिप्शन मेथड के अंदर क्या, जब भी हम किसी एम्प्लॉयज असेसमेंट कर रहे होते परफॉर्मेंस की, तो उसके रिगार्डिंग ना कुछ स्टेटमेंट्स क्या लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक ए पर्सन था, उसका सुपीरियर था यहाँ पर बी पर्सन। ठीक है, उसने यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट जो है वो बनाए। जैसे ए पर्सन जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, पर वो अपने सुपीरियर से बहुत अच्छे तरीके से, ये क्या हुई, 2 स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट क्या है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो अपने कलीग से अच्छे से बात नहीं कर पाता है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि वो अपने सुपीरियर से बहुत अच्छा बात कर पाता है। 2 स्टेटमेंट क्या होता है, जो सुपीरियर होता है या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको बोला जाता है कि इसमें से जो बेस्ट स्टेटमेंट आपको लगती है कि आपको डिस्क्राइब करिए, आप उसको, यानी कि हम फोर्सफुली कहते हैं एम्प्लॉयज को या फिर जो सुपीरियर है जो चूज करेगा कि आप इन 2 स्टेटमेंट में से एक स्टूडेंट को चूज करो जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर। तो मान के चलो इसने सेकंड वाली स्टेटमेंट चूज कर ली कि इसकी जो कम स्किल्स है वो जो अपने मैनेजर है, सुपीरियर है, उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या मेथड कहलाया, ये हमारा फोर्स चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्शन मेथड जो है वो कहला। क्लियर है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, स्केल विद स्पेसिफिक रेटिंग पॉइंट डिफरेंट। तो एक स्केल होता है जहां पर हम स्पेसिफिक रेटिंग पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस, या फिर पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट, एक ना पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के हम पेयर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें से हमें चूज करना। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 स्टेटमेंट थी, उसमें से एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, एक सिलेक्ट यहाँ पर करना था। तो ये हमारा फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन है वो। नेक्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर देख लो, ओपन एंडेड क्वेश्चन अबाउट स्ट्रेंथ। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमारे स्ट्रेंथ और रिलेटेड, या फिर ए रैंकिंग लिस्ट टू कंपेयर देमसेल्फ विद अदर एम्प्लॉयज। तो एक रैंकिंग लिस्ट होती है पूरी की पूरी, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ खुद को कंपेयर कर पाते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहे। क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सबसे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड होता है जिसके अंदर हमारी जो मैनेजमेंट होती है और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो साथ में मिलकर गोल्स को सेट करते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो गोल्स है उसको कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, और उसको फॉलो कौन करता है, एम्प्लॉयज करते हैं। पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर जो गोल्स होते हैं उसको मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर जो है वो बनाते हैं और बाद में उसको अचीव करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो इसके अंदर एम्प्लॉय का भी पार्टिसिपेशन होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर मैनेजर्स डिक्टेट गोल्स टू एम्प्लॉयज। तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच होती है जिसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो गोल्स को सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट कर देते हैं, एम्प्लॉयज को बता देते हैं और एम्प्लॉयज को उसे अचीव करना होता है। या फिर इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस वेयर एम्प्लॉयज एंड मैनेजर वर्क टुगेदर टू सेट गोल्स। तो ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है जहां पर एम्प्लॉयज और मैनेजर साथ में मिलकर काम करते हैं गोल्स को सेट करने के लिए। तो जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पर परफेक्टली डिफाइन कर रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को। बाकी के ऑप्शन देख लो, इट फोकस ऑन पास्ट परफॉर्मेंस रादर देन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इट एम्फसाइज अचीविंग गोल्स रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय वेलबींग। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्स पे फोकस किया जाता है, एम्प्लॉयज पे फोकस नहीं किया जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो हमारी प्रोसेस होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर फर्स्ट सेट एंड क्लियरली स्टेटेड इन मेजरेबल टारगेट।
तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उनको सेट किया जाता है और उनको मेजरेबल टारगेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपली जिसमें हम गोल्स को मेजर कर सकें। ठीक है, उसके बाद गोल सेटिंग प्रोसेस इज अ ज्वाइंट प्रोसेस। जो गोल सेटिंग प्रोसेस है वो ज्वाइंट प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है और जो मैनेजर है वो साथ में मिलकर काम करते हैं। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस गोल्स आर सेट जॉइंटली बाय एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर्स, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फ्रीक्वेंट रिव्यूज ऑन परफॉर्मेंस थ्रू वन टू वन मीटिंग्स एंड शेयर फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। तो फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है वन और वन मीटिंग के थ्रू, यानी कि जो सुपीरियर है और जो हमारे इंप्लॉयज है वो साथ में मिलकर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जहां पर परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है और इंप्लॉयज को फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट होंगे, कौन सेट करेगा, एम्प्लॉयज और मैनेजर मिलकर या फिर उसके सुपीरियर मिलकर। उसके बाद वन टू वन मीटिंग की जाएगी जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा कि जो हमारे परफॉर्मेंस है वो गोल्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ एमबीओ। इसमें से कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का एडवांटेज नहीं है। पहला, इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ओनरशिप ऑफ गोल्स, तो ये हमारा एडवांटेज होता है एमबीओ का। देखो, जब हम एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, तो एम्प्लॉयज को लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे उनका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है। साथ ही साथ ना उनके अंदर ओनरशिप का भाव आता है, यानी कि कंपनी के अंदर उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, वो भी कंपनी के ओनर है, ऐसी उनकी फीलिंग आती है जिससे वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, तो ये भी हमारा एडवांटेज होता है। जब कोई भी गोल सेट किया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहां पर एम्प्लॉय मैनेजर के साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर बन पाता है। तो ये भी हमारा एडवांटेज होता है एमबीओ का। उसके बाद फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी रेदर देन टीम वर्क, तो हम एम्प्लॉयज की जो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस करते हैं, टीम वर्क पे नहीं, तो ये गलत है, ये हमारा एडवांटेज नहीं होता है। उसके बाद इजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड, जब हम पीरियोडिक बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो इंप्लॉयज है उसको फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी एक एडवांटेज है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी एडवांटेज नहीं है, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेज होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दी स्टेटमेंट नॉट डिफाइंस ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग को डिफाइन नहीं करती है। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लो, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग भी हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल की ही एक मेथड होता है, जिसके अंदर एक कंपनी अपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट करती है। जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज को एज अ कॉस्ट ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पे करना पड़ता है। पर इस अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को एक कैपिटल के तरीके से, एक एसेट के तरीके से जो है यूज करती है। क्लियर है? तो इसके अंदर होता क्या है, तो ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की जो वैल्यू है उसको मेजर किया जा सके फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करती है, पहली स्टेटमेंट देखो, इट इज यूज टू इवेल्युएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एज पर द मॉनेटरी बेनिफिट्स दे यील्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस अकाउंटिंग के अंदर हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, किस बेसिस पे मेजर करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन से कितना मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कितना पे कर रही है, कितना मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, और उसके हिसाब से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट डिफाइन करती है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग एन एम्प्लॉय इन रिगार्ड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इवेल्युएटेड टू गेट द कॉस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉयज हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को अपने पास रिटेन करके रखने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है
हमारे एम्प्लॉयज की उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन कितना पे करे एम्प्लॉयज को वो कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम कॉस्ट का पता लगाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो इसमें हम बेसिकली एक एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंसीडर फैक्टर्स लाइक वर्क क्वालिटी, ओवरहेड कॉस्ट, यूनिट वाइज एवरेज सर्विस वैल्यू, इंटरपर्सनल स्किल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से डिफाइन जो है वो करती है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर, जो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग है वो किसके लिए यूजफुल रहती है? पहला, जो लार्ज कॉर्पोरेशन विद इस्टेब्लिश एचआर डिपार्टमेंट, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी जहां पर पहले से ही एचआर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश है, या फिर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस वेयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर्स सिग्निफिकेंटली। ऐसे स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है, बहुत बड़ी नहीं है, और वहां पर जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है उनका कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जो छोटी कंपनीज है जहां पर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की भी काफी इंपॉर्टेंस रहती है, वहां पर ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग काफी यूजफुल रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली असेस ड्यूरिंग असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप। ठीक है, तो जब भी हम असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप करते हैं तो कौन सी चीज हम किस चीज को हम असेस नहीं करते हैं? तो पहले असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप क्या है उसका मतलब समझ लो। तो असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप भी हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही एक मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं, सिमुलेशन कंडक्ट कराते हैं, रोल प्ले कंडक्ट कराते हैं, ताकि उसके अंदर हमारी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको हम पता लगा सकें, उसको हम मेजर कर सकें, और उसके बेस पर एम्प्लॉय के बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जिसके अंदर आपने यहाँ पर जो फिजिकल स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज की उसको चेक किया, मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज दी जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगे। तो ये हमारा क्या है, असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप सिचुएशंस को क्रिएट करते हो, एम्प्लॉयज को सिचुएशन में डालते हो और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि उन्होंने उस सिचुएशंस के अंदर क्या डिसीजन लिए हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वालिटीज उसमें काम आई हैं, वो सारी चीजें आप असेस करते हो ताकि उसकी परफॉर्मेंस को जाना जा सके। ठीक है, आप कौन सी चीज इसमें नहीं असेस की जाती है? पहला, लीडरशिप क्वालिटीज, टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, टेक्निकल स्किल इज अ करेक्ट आंसर। मेनली देखो, जो असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप होता है इसका यूज हम जो एम्प्लॉयज उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो उसके बिहेवियर को शो करते हैं, उसको असेस करते हैं। जैसे लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर कैसा है, क्या वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसकी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये सब चीजें हम असेस करते हैं। और टेक्निकल स्किल्स के लिए हम अलग से टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो जनरली टेक्निकल स्किल्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक्यूरेट तरीके से 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम को डिफाइन करती है? तो सबसे पहले 360 डिग्री अप्रेजल है क्या, इसका मतलब समझ लो। तो 360 डिग्री अप्रेजल एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते हैं किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। नॉर्मली अगर आपको देखना हो कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो आप क्या करते हो, आप उसके सीनियर से पूछ लेते हो, मैनेजर से पूछ लेते हो कि इसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही है। पर 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर जब भी आप किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो तो आप मल्टीपल स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते हो। जैसे कि आपने मैनेजर से फीडबैक लिया कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद आपने जो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनसे आपने फीडबैक लिया, उसके बाद उनके जो सुबोर्डिनेट्स हैं उससे आपने फीडबैक लिया, उसके जो कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, उससे आपने फीडबैक लिया, उसके जो कस्टमर है जिनके साथ वो डील करता है उससे आपने फीडबैक लिया। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है वो हमारा 360 डिग्री अप्रेजल होता है, जिसके अंदर हम एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मेजर करना चाहते हैं और इवेल्युएट करना चाहते हैं।
क्लियर है? तो सिंपल मेथड और इसमें डिफरेंस क्या है कि सिंपल में हम एक या दो स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते हैं, यहां पर मल्टीपल स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, उसको जानने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एन एवोल्यूशन कंडक्टेड बाय एम्प्लॉय डायरेक्ट सुपरवाइजर ओनली। तो ये इवोल्यूशन टेक्निक है जो कि जो सुपरवाइजर होता है वो सिर्फ वही वही कंडक्ट यहाँ पर करता है। या फिर एक परफॉर्मेंस रिव्यू दैट गैदर्स फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अराउंड द एम्प्लॉय। एक ऐसी रिव्यू सिस्टम, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो कि एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। उसके बाद ए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज ओन परसेप्शन देयर परफॉर्मेंस। एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय खुद से देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। या फिर एक पीयर टू पीयर रिव्यू सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज अनोनिमसली इवेलुएट ईच अदर, यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो खुद ही आपस में पता लगाता है कि हम दोनों की परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो जो ऑप्शन बी है हमारा, ये हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ 360 अप्रेजल एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय 6 पार्टीज नेमली। देखो जो 360 डिग्री अप्रेजल उसमें मैंने आपको बताया कि जो फीडबैक होता है वो हम मल्टीपल स्टेक होल्डर से लेते हैं। अब बात आती है कितने स्टेक होल्डर्स, तो आंसर कितना है, 6 पार्टीज। यानी कि जब हम किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं तो उसके साथ रिलेटेड 6 पार्टीज से हम फीडबैक लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 6 पार्टीज कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर, पीयर्स, सबॉर्डिनेट, सेल्फ, कस्टमर और क्लाइंट्स। या फिर इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट पार्टनर्स, वेंडर, सेल्फ, शेयर होल्डर या फिर बोर्ड मेंबर्स। तो आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपरवाइजर, पीयर, सबॉर्डिनेट, सेल्फ, कस्टमर और क्लाइंट्स, इनसे फीडबैक जो है वो लिया जाता है। अब डिटेल में इन स्टेक होल्डर्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारा सेल्फ असेसमेंट। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो खुद इवैल्यूएशन करता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो कैसी है, किन चीजों में वो बेहतर था, किन चीजों में उसकी परफॉर्मेंस खराब रही है। जैसे होता है ना कि हम खुद अपने अंदर झांकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, उसके बाद आता है पीयर। पीयर में जो उसके कोलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, वो आ जाते हैं। वो एम्प्लॉय को फीडबैक देते हैं कि टीम वर्क उसका कैसा रहा है, यानी कि एज अ टीम उसने कितना अच्छे तरीके से काम किया है, अदर टीम मेंबर्स के साथ उनका कोलैबोरेशन कैसा रहा है, उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो कैसी है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आ जाता है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहे होते हैं, उसके जो जूनियर होते हैं। अब जो जूनियर है वो क्या फीडबैक दे सकते हैं, सिंपली कि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसके बारे में बता सकते हैं कि हम एक अच्छे लीडर हैं या फिर नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या फिर नहीं है, मैनेजमेंट एबिलिटीज कैसी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के अंदर जो हमारे मैनेजर्स हैं या फिर हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आ जाते हैं। वो जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस रही है उसको इवेल्युएट करते हैं, उनकी जो लीडरशिप स्किल्स है, जो कंट्रीब्यूशन है उसको इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद आते हैं कस्टमर और क्लाइंट। तो इसके अंदर बेसिकली कि हमने जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर के साथ कैसे डील करता है। अल्टीमेटली देखो कस्टमर ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो कस्टमर सर्विस कैसे यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, कम्युनिकेशन उसकी कैसी थी कस्टमर के साथ, उसने अच्छे से बिहेव किया नहीं किया, रिस्पॉन्सिवनेस कैसा था, मतलब कि अगर कोई कस्टमर क्वेरी लेके आ रहा है तो वो उसको जल्दी से सॉल्व कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर से हम जो है फीडबैक लेते हैं और उससे पता लगाते हैं कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश अप्रेजल वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मेजर्ड, एनालाइज्ड एंड टारगेट्स आर सेट इन द फर्स्ट अप्रेजल एंड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड his or her performance is measured again. Proper feedback and guidance is given to ensure that employee achieves the target. तो सबसे पहले इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है 720 डिग्री अप्रेजल। क्या है, 720 डिग्री अप्रेजल। अब 720 डिग्री अप्रेजल में होता क्या है, ठीक है, जनरली देखो जब हमने 360 डिग्री अप्रेजल के बारे में पढ़ा या फिर कोई और अप्रेजल मेथड के बारे में पढ़ा, उसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है,
उसको डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से हम पता लगाते थे कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर टाइम पर परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। उसके बाद उसे हम गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते थे ताकि उसकी परफॉर्मेंस में वो सुधार कर सके और हमारी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है वो खत्म हो जाती थी। पर जो 720 डिग्री अप्रेजल ना ये चलती रहती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फिर से यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी। क्या की जाएगी, फिर से एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी और फिर से यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उनको फीडबैक और गाइडेंस जो है वो दिया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो मान के चलो 2018 के अंदर हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की गई, ठीक है, और उनको गाइडेंस प्रोवाइड की, फीडबैक प्रोवाइड किया कि आप इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की गई और देखा गया कि उनकी परफॉर्मेंस सुधरी है या फिर नहीं हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट आई है या फिर नहीं आई है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से यहाँ पर गाइडेंस और फीडबैक दी जाए हमारे एम्प्लॉयज को ताकि वो इंप्रूवमेंट जो है वो कर सके, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है ये हमारा 720 डिग्री अप्रेजल जो है वो कहलाता है। अब इसको 720 डिग्री अप्रेजल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 360 डिग्री अप्रेजल का दुगना है। जैसे 360 डिग्री अप्रेजल जो है वो हमारा यहाँ पर आके खत्म हो गया। नॉर्मली हमने एम्प्लॉयज के मल्टीपल स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया और उससे पता लगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है और नेक्स्ट टाइम के लिए जो एम्प्लॉयज है उसको गाइडेंस और फीडबैक दे दिया और यहाँ पर खत्म हो गया। यहां पर आके फिर से ये सारी चीजें दोबारा से की गई, यानी कि 360 डिग्री जो अप्रेजल है वो फिर से किया गया और इसी को हम 720 डिग्री अप्रेजल जो है वो कहते हैं। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि आपने फर्स्ट अप्रेजल किया जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया, उसको एनालाइज किया, टारगेट सेट किया। उसके बाद एक शॉर्ट पीरियड के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को फिर से मेजर किया गया और फिर से उसको प्रॉपर फीडबैक और गाइडेंस जो है वो दिया गया। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए 720 डिग्री अप्रेजल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what happens when a manager consistently rates all employees as an average even though their performance varies? पहले ये क्वेश्चन क्या है इसको समझो। देखो, जब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ना तो कुछ एरर्स होती हैं। ये जो क्वेश्चन है उस एरर से रिलेटेड ही। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिखा है हेलो इफेक्ट, लिनेंसी बायस, सिविरिटी बायस, सेंट्रल टेंडेंसी बायस, ये सारी की सारी एरर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करते वक्त अकर होती हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल सही तरीके से नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक ऐसी एरर जिसके अंदर जो हमारा मैनेजर होता है वो सभी एम्प्लॉयज को एक एवरेज रेटिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है चाहे उनकी परफॉर्मेंस वेरी करती है। तो जो आंसर रहेगा वो सेंट्रल टेंडेंसी बायस इज अ करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इनका जो मैनेजर है उसने यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल किया और सभी को उसने क्या किया, 60 मार्क्स दे दिए, यानी कि जो परफॉर्मेंस रही है वो 60% है, सबकी एवरेज इतनी है। पर हो सकता है ना कि कुछ टॉप परफॉर्मर हो, कुछ बहुत ही कम परफॉर्म कर रहे हो। तो ये जो एरर है वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी बायस कहलाती है। उसके बाद ये जो एरर्स होती है इसके बारे में डिस्कस कर लो। पहले हेलो इफेक्ट की बात करते हैं। हेलो इफेक्ट क्या होता है, तो जनरली देखो जब हम किसी एम्प्लॉय की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो वो हमारा हेलो इफेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक एम्प्लॉय था एक्स, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि वो पंक्चुअल था, मतलब कि वो काम पर जो है वो टाइम पर आता था। और हमने क्या किया, उसी के बेस पर, उसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी। हमने माना कि बाकी चीजों में भी ये ऐसा ही होगा, टाइम में अच्छा तो बाकी चीजों में भी ऐसा होगा। हो सकता है ना कि टाइम पर आता हो और आके बैठ के गप्पे मारता रहता हो, काम करता ही ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हेलो इफेक्ट। लेटेंसी बायस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा अप्रेजर होता है, जो अप्रेजल कर रहा होता है, मैनेजर होता है, वो सभी को ज्यादा मार्क्स दे रहा होता है। यानी कि सब हो सकता है किसी की परफॉर्मेंस 20% हो, किसी की 40, किसी की 60, पर वो हर किसी को ज्यादा दे रहा है। मतलब कि जिसकी 20 है उसको 40 दे रहा है, जिसकी 40 है उसको 80 दे रहा है, जिसकी 60 है उसको 100 से भी ज्यादा दे रहा है। तो ये हमारा लेनेंसी बायस कहलाता है। सिविरिटी बायस के अंदर क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं, जो रेटिंग्स होते हैं वो कम दिए जाते हैं। यानी कि अगर किसी की परफॉर्मेंस 60 है तो उसको 50 दिया, अगर किसी की 80 है तो उसको 70 दिया। तो ऐसे कम जो है वो रेटिंग दी है, सही तरीके से रेटिंग जो है वो नहीं दी जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, जो हमारा आंसर था वो तो ऑप्शन डी था। पर ये भी एरर्स होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सिमिलर टू मी बायस।
तो सिमिलर टू मी बाइस, ये भी एक एरर होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। सिमिलर टू मी बाइस एरर के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो अपने जैसे एम्प्लॉयज को तो अच्छी रेटिंग दे देता है, बाकियों को अच्छी रेटिंग नहीं देता। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक ए पर्सन है, ये मैनेजर है, यहाँ पर बी सी डी तीन एम्प्लॉय, जिसमें से एक जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर इसके विलेज से बिलोंग करता है, ठीक है, इसकी कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है, और बाकी के जो इंटरेस्ट है जैसे खेल हो गया, क्रिकेट हो गया, वो दोनों को पसंद है। तो इसने क्या किया, इसको ज्यादा रेटिंग दे दी। और ये जो इनके कल्चर से नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा सा वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको कम रेटिंग दे दी। तो ये हमारा सिमिलर टू मी बायस होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो वो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इट कैन लीड टू अनफेयर एंड इनएक्यूरेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब कोई ये सोच के कि ये पर्सन मेरे जैसा है तो बहुत अच्छा होगा, रेटिंग देगा, तो सिंपल सी बात है कि अनफेयर और इनएक्यूरेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी। उसके बाद इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय शेयर्ड एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी ट्रेट। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो ये इस तरह की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, जो एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में शेयर होते हैं, मतलब सेम होते हैं, उसके बेसिस पे हम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इट इज ऑलवेज इंटेंशनल एंड कॉन्शियस ऑफ द पार्ट ऑफ रेटर। तो जो रेटर होता है, जो रेटिंग प्रोवाइड करता है, उसके पार्ट पर ये हमेशा इंटेंशनल होता है, वो जानबूझकर ये करता है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इट कैन बी मिटिगेटेड थ्रू ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पर्सन है उसको अपनी सोच में जो है चेंज लेकर आना होगा, ट्रेनिंग देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें से कौन सा ऐसा है जहां पर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज नहीं करते हैं। प्रमोशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन रिव्यूज। तो जो आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ द अबव। क्यों रहेगा, क्योंकि इन तीनों कामों में परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका यूज किया जाता है। जैसे प्रमोशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हमें पता लगता है कि किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो जब हमें प्रमोशन करनी होती है तो हम आसानी से उस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हमें पता लगता है कि किसी पर्सन की परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ पे खामियां हैं जिसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, और उन खामियों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर ट्रेनिंग देकर हम इंप्लॉयज की डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। उसके बाद कंपनसेशन रिव्यूज, ठीक है, कोई पर्सन किस तरीके से परफॉर्म करे उसके अकॉर्डिंग हम उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको थोड़ी उसकी सैलरी इंक्रीज करेंगे, और कोई अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी को हम कम करेंगे, ठीक है। कम तो नहीं करते हैं, फिर भी कुछ और एक्शन यहाँ पर लेंगे ताकि वो सही तरीके से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, डैश रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ द अप्रेजर and appraisee for getting information and clarification for the purpose of appraising the performance, and it enables the identification of potential areas of development together with the appropriate training measures, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसी मीटिंग जिसके अंदर जो हमारा अप्रेजर और अप्रेजी दोनों बैठते हैं, ताकि वो यहाँ पर अप्रेजल का जो हमारी परफॉर्मेंस की अप्रेजल हो रही है उसको करने का जो पर्पज है उसको क्लैरिफाई कर सके और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। साथ के साथ इस मीटिंग से हमें ये भी पता लगता है कि कौन से एरियाज है जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, और उस एरियाज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से हमारे पास ट्रेनिंग मेजर जो है वो अवेलेबल है। तो जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, अप्रेजल इंटरव्यू इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अप्रेजल यहाँ पर कौन है, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है। अप्रेजी कौन है, जिसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन जो है वो किया जा रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इंप्लॉय आ गया और ये हमारा क्या हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है। तो ये मीटिंग हमारी करते हैं, अप्रेजल मीटिंग करते हैं, जहां पर अप्रेजल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनकी डिस्कशन की जाती है कि जो अप्रेजल है वो क्यों किया जा रहा है, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को और इंप्लॉय को क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो दी जाती है। क्लियर है। तो ऑप्शन सी, अप्रेजल इंटरव्यू इज अ करेक्ट आंसर। और जैसे ही अप्रेजल हो जाता है तो हमारे जो इंप्लॉयज हैं उनको फीडबैक भी जो है वो दी जाती है इस मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फीडबैक गिव टू एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो कुछ खामियां निकल कर आती हैं जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो उस फीडबैक का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर फीडबैक के रिगार्डिंग करेक्ट है, क्योंकि देखो फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द फीडबैक शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड शुड हेल्प एम्प्लॉय इन रीचिंग एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। तो जो हमारा फीडबैक है ना वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो फीडबैक है वो हमेशा फैक्ट और फिगर्स एविडेंस के बेस पर दिया जाना चाहिए, सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं। ठीक है, साथ के साथ फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करे फ्यूचर में अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द फीडबैक शुड बी सजेस्टिव इन नेचर rather than judgmental। तो जो फीडबैक होना चाहिए ना वो सजेशन होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर फीडबैक के जरिए किसी पर्सन को जज नहीं कर रहे हैं कि वो पर्सन अच्छा है बुरा है, बल्कि हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये कमी है, इसको दूर करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और आपको ही बेनिफिट जो है वो पहुंचेगा। साथ के साथ हमें यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द सुपीरियर शुड बी अडॉप्ट अ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो जो सुपीरियर है वो फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच यहाँ पर फाइंड आउट करे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो सुपीरियर है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज करना है, यानी कि उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि सामने वाले पर्सन के फॉल्ट को फाइंड आउट करके उसे गिल्टी फील करवाना है। उसके बाद द एम टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द अप्रेजी एंड नॉट टू क्रिटिसाइज हिम। तो जो एम होना चाहिए फीडबैक का वो ये होना चाहिए कि जो अप्रेजी उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करके उसको नीचा दिखाया जाए। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, और जो थर्ड है वो गलत है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग इज। जो एम्प्लॉय काउंसलिंग की जाती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एम्प्लॉय काउंसलिंग का पहले यहाँ पर मतलब समझा लूं। तो काउंसलिंग के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करती है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि एम्प्लॉयज अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उनको यहाँ पर दूर कर सके। नॉर्मली होता है ना, जैसे अगर मान के चलो हमें कोई पर्सनल दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर के पास काउंसलिंग करने चले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को सुनता है और उसके हिसाब से वो हमें गाइडेंस देता है, हमें फीडबैक देता है, हमें सपोर्ट करता है, ताकि हम उस प्रॉब्लम से अच्छे तरीके से डील कर सके। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गाइडेंस देती है, काउंसलिंग के अंदर सपोर्ट देती है, ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकल सके और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। ठीक है, अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं हेल्प एम्प्लॉयज टू एड्रेस वर्क रिलेटेड एंड पर्सनल इश्यूज अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। तो जितने भी इश्यूज है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, पर्सनल इश्यूज है, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं, उनको सॉल्व करना, उनको सॉल्व करने में एम्प्लॉयज की हेल्प करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इम्पोज डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर वायलेटिंग कंपनीज लॉस। तो अगर कोई कंपनी लॉस को वायलेट कर रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं, या फिर कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके वर्क रिलेटेड और पर्सनल इश्यूज को एड्रेस करना, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉय काउंसलिंग का। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस। पहली, प्रोसेस शुड बी स्टार्ट बाय कम्युनिकेटिंग द पर्पस ऑफ काउंसलिंग। यानी कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होने चाहिए पर्पस बताने से, कि काउंसलिंग किस लिए किए जा रही है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि एम्प्लॉय को समझ सके कि काउंसलिंग बेसिकली किस चीज के लिए की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अप्रेजल शुड बी स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव व्हेन ही इज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। जब भी अप्रेजल किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है तो वो ना स्पेसिफिक हो, डिस्क्रिप्टिव हो। स्पेसिफिक और डिस्क्रिप्टिव होने का मतलब है कि जो जरूरी है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और फालतू की चीजों को छोड़ दे।
उसके बाद वन शुड कमेंट ऑन द पर्सन, नॉट फोकस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। यानी कि जो पर्सन है उसको ना पर्सन, जो अप्रेजर है उसको पर्सन के ऊपर कमेंट करना है कि तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, ठीक है, इश्यूज पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जो हमारा अप्रेजर है उसका फोकस होना क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही है, ना कि उस पर्सन के ऊपर। मतलब कि पर्सन के ऊपर कोई भी कमेंट बाजी नहीं करनी है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करनी है। नेक्स्ट देखो, कॉमन स्ट्रेटजीज टू मैनेज एवरेज परफॉर्मर्स टू टर्न इनटू द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वहां पर कई तरह के वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक होते हैं जो कि एवरेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एक होते हैं जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें तो जॉब से निकाल दिया जाता है। जो एवरेज परफॉर्मर होते हैं उनको टॉप परफॉर्मर बनाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका हम यूज करते हैं एवरेज परफॉर्मर को टॉप परफॉर्मर बनाने के लिए? पहला, अंडरस्टैंड हाउ दे डिफाइन सक्सेस, फाइंड हाउ फाइंड आउट हाउ दे थिंक वाइल एट वर्क, या फिर असेस स्किल्स एंड चेंज जॉब रोल इफ नीड बी, या फिर सेट हाई एक्सपेक्टेशंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन ऑब्जेक्टिव का यूज करके, सॉरी, इन स्ट्रेटजी का यूज करके एक एवरेज परफॉर्मर को टॉप परफॉर्मर में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये बेसिकली है क्या, इसके अंदर क्या चीजें हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड हाउ दे डिफाइन सक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ये जानना है कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो सक्सेस को कैसे डिफाइन करता है, उसके नजरिए में सक्सेस क्या है। जैसे हो सकता है कि कोई पर्सन जो है अपना काम करना चाहता है, मतलब कि वो जॉब नहीं करना चाहता, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या फिर कोई पर्सन इस चीज में सक्सेस मानता है कि उसे वर्क और जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होकर काम कर सके और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। उसके बाद फाइंड आउट हाउ दे थिंक वाइल एट वर्क। यानी कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं, मतलब कि काम के बारे में, कि काम अच्छा है, काम बुरा है, काम डिफिकल्ट है, काम रिस्की है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर जानी जा सके। उसके बाद स्किल भी असेस करना है, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको जो काम दिया गया है क्या उसकी स्किल उसके अकॉर्डिंग है। कहीं ये तो नहीं है कि हमने उसकी स्किल कोई और है, हमने उसको कोई और काम दिया हुआ है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। तो ऐसा भी हमें करना है कि स्किल को असेस करो, अगर उसके अकॉर्डिंग जॉब को चेंज करना पड़े तो जॉब को भी चेंज कर दो। उसके बाद सेट हाई एक्सपेक्टेशन, तो जो गोल्स है उनको थोड़ा हाई सेट करो, ताकि जो एम्प्लॉयज उनको अचीव करने की कोशिश करें और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सके। जैसे होता है ना कि कोई पर्सन अगर मान के चलो दिन में 4 घंटे पढ़ता है, हमने क्या किया उसका 10 घंटे कर दिया, तो धीरे धीरे करते करते वो 5 6 7 8 घंटे तो पढ़ ही लेगा, चाहे 10 तक पूरा ना पहुंच सके। तो हाई एक्सपेक्टेशंस हमें रख देनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रेफर्स टू द possession of knowledge, skills, abilities, qualities needed to perform a particular task, function or role effectively। ठीक है, एक रोल को, एक फंक्शन को, एक टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी स्किल चाहिए, जो भी एबिलिटी चाहिए, जो भी क्वालिटीज चाहिए, जब वो चीज किसी पर्सन के अंदर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? पहला, कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, या फिर कोई भी नहीं। तो ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर मान के चलो एक पर्सन है एक, ठीक है, उसको हमने अकाउंटेंट की यहाँ पर जॉब परफॉर्म करने को दी। अब इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ क्वालिटी चाहिए, जैसे कि पहले तो ग्रेजुएशन चाहिए बीकॉम के अंदर, ठीक है, मान के चलो ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी जो स्किल्स और नॉलेज जब इस पर्सन के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो अपने जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, तो हम क्या कहेंगे, ये पर्सन कॉम्पिटेंट है, यानी कि इसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। जिस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमने रखा है उसको ये आसानी से परफॉर्म जो है वो कर सकता है। और हम हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन को ही ढूंढते हैं अपने एम्प्लॉय के फॉर्म में। तो ऑप्शन ए कॉम्पिटेंसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस के अंदर किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी हमें चाहिए होती है उसकी दो मेन कैटेगरीज कौन सी है? पहले देखो, टेक्निकल स्किल्स एंड करियर पाथ प्रेफरेंस, टेक्निकल competencies and behavioral competencies, educational qualifications and work experience, industry knowledge and personal brand। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा।
तो जो हमारी कॉम्पिटेंसी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉम्पिटेंसी होती है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और एक होती है हमारी बिहेवियर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अब एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड होती है, यानी कि एक खास तरह की जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए होती है वो हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन को अकाउंटेंट की यहाँ पर जॉब दी गई है, ठीक है, तो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि पहले की उसकी क्वालिफिकेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए। दूसरा, उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी स्किल्स क्या है, इस जॉब के साथ रिलेटेड है, तो ये हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कहलाती है। उसके बाद है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी। जो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी होती है वो पर्सन के साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, जब भी हम किसी पर्सन को हायर करते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो उस पर्सन की कुछ सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये सारी स्किल्स हमारी बिहेवियर कॉम्पिटेंसी के अंदर जो है वो आ जाती है। और किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये दोनों स्किल्स ही जरूरी है। पहले आपको जॉब के साथ रिलेटेड जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है वो आपको एक्वायर करनी है, साथ के साथ पर्सन के अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को ही हम हार्ड स्किल्स कह देते हैं और जो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी है उसका ही दूसरा नाम हमारा सॉफ्ट स्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर कॉम्पिटेंसी। इसमें से कौन सी हमारी एग्जाम्पल है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी की। पहला देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड लीडरशिप स्किल्स। जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, ये तीन स्किल्स ऐसी हैं जो कि एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि ये बिहेवियर कॉम्पिटेंसी है। और ये जो थर्ड है ये हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करना आना, ये स्किल हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के अंदर जो है वो आती है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज अ टर्म यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस that involves identifying and defining the key competence required for success in specific job role within an organization as well। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब्स और रोल होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो की कॉम्पिटेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑप्शन बी एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे, ऑप्शन सी कंपिटेंसी मैपिंग या फिर ऑप्शन डी स्किल गैप एनालिसिस। तो ऑप्शन सी कंपिटेंसी मैपिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं, रोल्स हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जो कंपिटेंसी चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कंपिटेंसी मैपिंग का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारी अकाउंटेंट की जॉब है, ठीक है, तो अकाउंटेंट की जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत है उसको हम कंपिटेंसी मैपिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज को हायर करेंगे ताकि कंपिटेंट पर्सन हमारे पास आ सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंपिटेंसी मैपिंग। इसमें से कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो कि कंपिटेंसी मैपिंग का नहीं होता है। पहले देखो, इंप्रूविंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो इंप्रूव होती है। कैसे इंप्रूव होती है मैं बताऊं। देखो, पहले हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग के हेल्प से एक पर्सन के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम उन्हीं पर्सन को रिक्रूट करते हैं जिसके अंदर वो स्किल्स होती हैं, कि जो कॉम्पिटेंट होते हैं। आप ही सोच के देखो, अगर आपको पता ही नहीं है कि पर्सन के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए तो आप तो किसी को भी हायर कर लोगे, जो कि नुकसान होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उनके पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपिटेंसी मैपिंग, साथ के साथ सिलेक्शन भी हम उन्हीं का करेंगे जिनके अंदर वो स्किल्स हो। तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है कंपिटेंसी मैपिंग का। नेक्स्ट क्या है, इनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम देते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे उनकी डेवलपमेंट जो है वो होती है, उनको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलती है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है।
उसके बाद क्रिएटिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए एक अच्छा सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये भी एडवांटेज होता है। उसके बाद इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर एंड डिससेटिस्फैक्शन विद देयर रोल्स। तो ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखो जब हम कंपिटेंसी मैपिंग करते हैं तो उससे जो एम्प्लॉय टर्नओवर होती है वो कम होती है, इंक्रीज नहीं होती बल्कि कम होती है। और जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होती है एम्प्लॉयज की अपने रोल्स के साथ, वो भी यहाँ पर कम होती है। तो ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये जो तीन है, बाकी ये जो तीन है, ये तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है हमारे कंपिटेंसी मैपिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Dash is a structured interview technique that is used to collect information about past behavior of employees, and it is a technique based on the premise that best predictor of the future behavior is the past behavior। एक ऐसी इंटरव्यू टेक्निक जिसके अंदर एम्प्लॉयज की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक का मानना है कि अगर आपको फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है तो आपको पास्ट बिहेवियर से अच्छा प्रिडिक्टर नहीं मिल सकता। यानी कि आप किसी एम्प्लॉय के पास्ट बिहेवियर को देखकर उसका फ्यूचर में क्या बिहेवियर रहने वाला है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहला कह रहा है बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू, दूसरा क्या है सिचुएशनल इंटरव्यू, तीसरा कह रहा है पीनल इंटरव्यू या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरव्यू। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा बिहेवियरल इंटरव्यू इवेंट इंटरव्यू इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंदर होता क्या है यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं इनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम ये पूछते हैं कि पास्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसके बेस पर आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी क्या राय है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, वो सारी चीजें पूछी जाती है, जिससे हम एम्प्लॉयज की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाते हैं और अल्टीमेटली उनकी फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है वो हम यहाँ पर जान पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बीईआई क्वेश्चनिंग टेक्निक। कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो अच्छे तरीके से डिफाइन करते बीईआई टेक्निक को। पहला, इट फोकस ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड कैंडिडेट्स इमेजिन्ड रिस्पॉन्सेस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हमने खुद से क्रिएट की होती है और हमारे जो कैंडिडेट है उनकी जो इमेजिनेशन है उसके बेस पर हम उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं। It asks open-ended questions requiring detailed description of past experience। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पूछते हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, कि उन्होंने पास्ट में कैसा एक्सपीरियंस किया है, कैसा परफॉर्म किया है। इट रिलाइज ऑन क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद यस और नो मल्टीपल चॉइस आंसर। तो ये गलत है। उसके बाद इट एम्फसाइजेस द कैंडिडेट सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये प्रॉपर्ली डिफाइन करें, क्योंकि बीईआई क्वेश्चनिंग टेक्निक के अंदर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे एम्प्लॉय से उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि हम उनके जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको जान सके और उससे अल्टीमेटली फ्यूचर में उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है उसको हम यहाँ पर जान सके। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर हम आपको वीडियो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।